नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे सेशन पे चर्चा करने के लिए हैं जो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। और दरअसल जो आज का मेरा टॉपिक है वह इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है। और यह अन्य राज्यों की अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी या इवन यूपीएससी की आपने प्रिपरेशन करने का मन बनाया हो या आपने प्रिपरेशन करना शुभारंभ करा हो, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में फंडामेंटल राइट का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट आया है, कहां से आया है, तो इसका हम लोग शुरुआत इवोल्यूशन की बात करें तो फ्रांस से लेकर के ब्रिटेन, इन दोनों ऐसे देश का हम चर्चा करेंगे जो आपको समझना होगा कि आखिर हमारे देश में मौलिक अधिकार की जो कॉन्सेप्ट रखी गई है वह इंस्पिरेशन कहां से आई। राइट। तो आइए हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1215 1215 में हम यहां पे ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन के एक किंग, एक राजा की बात करते हैं और वो राजा, ब्रिटेन के राजा का नाम था जॉन। जॉन, है ना। ये जो ब्रिटेन के राजा थे जॉन, इनके द्वारा वहां पे सामंतों के ऊपर काफी अत्याचार किया गया। उनकी जमीन जबरन ली जा रही थी और टैक्स इंपोज किया जा रहा था। लेकिन वहां के सामंतों ने काफी इनके अगेंस्ट हो गए और होने का उद्देश्य यही था कि हमें अब एक अधिकार चाहिए। अंत में ब्रिटेन का राजा सामंतों के दबाव में इनके द्वारा एक कानून, मैग्ना कार्टा नाम का एक कानून को पारित कर दिया। और इस सामंतों के दबाव में ब्रिटेन के राजा ने, किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा वहां के लोगों को प्रदान किया। दरअसल ये मैग्ना कार्टा होता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना का अर्थ होता है ग्रेट और कार्टा का अर्थ होता है चार्टर, है ना। ये ग्रेट चार्टर जिसे हम महान अधिकार कहें, महान अधिकार, ये दरअसल महान अधिकार वहां के सामंतों के दबाव में वहां के राजा के द्वारा ऐसा कानून पारित किया। अब इस प्रकार के जब नियम आए तो वहां के राजा की जो शक्ति थी, जो पावर था, वो कहीं ना कहीं कम होता है, रिड्यूस होता है। जैसा कि अभी हमने कहा कि वहां के सामंतों के द्वारा इतने ज्यादा प्रेशर बनाए गए वहां के राजा के ऊपर कि अंत में इन्हें मैग्ना कार्टा एक चार्टर के रूप में आप देखें तो इसे पारित किया, एक नियम बना और एक अधिकार दिया गया वहां के लोगों को, जैसे आज हम भारत में फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं, है ना। अब ब्रिटेन में हम वहां पे बात करते हैं मैग्ना कार्टा, अमेरिका में बिल ऑफ राइट, इंडिया में फंडामेंटल राइट, है ना। आगे हम बात करेंगे। जब किसी भी शासक ने जनता की स्वतंत्रता को लिमिट में करने का प्रयास किया है और उसी समय जनता ने रिवॉल्ट किया हो, तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं जो अभी हमने मैग्ना कार्टा के रूप में जो बात करा, ब्रिटेन में जो दी गई कि आखिर मैग्ना कार्टा क्यों दिया गया, तो अभी हमने कहा किसी भी शासक की अगर हम बात करें, जब जनता की स्वतंत्रता को लिमिट में करने का प्रयास किया और वहां के लोगों के द्वारा रिवॉल्ट की गई हो, तो कहीं न कहीं वहां की राजा को प्रेशर में आकर के इस प्रकार के नियम लाने पड़े।
है ना। और ऐसे नियम जब आ गए तो ऑटोमेटिक यहाँ के राजा का जो एक वर्चस्व था वो कम होता गया। आगे की बात करें, आगे देख पाए तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए डिमांड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम भारत में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डिमांड्स ऑफ फंडामेंटल राइट वर्ष 1895 में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, हमने शॉर्ट में लिखा है बीजीटी, इन्होंने स्वराज के माध्यम से मांग करी थी। हमारे भारत में पहली बार मांग स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य तिलक के नाम से हम लोग जानते हैं, और इनका काफी एक नारा फेमस हुआ था, आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। यह इन्हीं बाल गंगाधर तिलक की नारा थी। जैसा कि अगर हम स्वराज बिल की बात करें तो स्वराज का सिंपल अगर अर्थ हम बात करें इसका, स्वराज, स्वराज, तो स्वराज का अर्थ ही होता है सेल्फ रूल, है ना, सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। इसी प्रकार से 1970 से लेकर के 1990 के आसपास इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स, इन्होंने ब्रिटिश रूलर से इन्होंने मांग करी, और इन्होंने जो मांग करी, इन्होंने मांग करा सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकार और समानता का अधिकार। जिस प्रकार से अंग्रेजों की अधिकार है उसी प्रकार से यहां पे कहा गया कि हम लोगों को भी अधिकार मिले। ऐसी बातें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, है ना, ब्रिटिश के रूलर से उस वक्त में। सिमिलरली 1928 में मोतीलाल नेहरू, इन्होंने रिटेन डिमांड करा, इन्होंने लिखित में फंडामेंटल राइट्स की इन्होंने डिमांड की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ फैक्ट्स को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। आगे इसी प्रकार से हम बात करें तो महात्मा गांधी और तेज बहादुर सप्रू वर्ष 1931 में महात्मा गांधी सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आरटीसी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में इन्होंने मांग रखी फंडामेंटल राइट्स का, है ना। सरदार पटेल वर्ष 1931 में कराची के अधिवेशन में, है ना, कराची के अधिवेशन में इन्होंने भी फंडामेंटल राइट्स की मांग करी, और जब कराची का अधिवेशन हो रहा था तो इनकी अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, अब यहां पे आपको याद रखनी है कि इन दोनों के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी वर्ष 1931 में। सिमिलरली इसी प्रकार से तेज बहादुर सप्रू की अगर हम बात करें तो तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा यहां बहुत अहम बातें कही गई। आइए हम इसी में हम समझते हैं। जैसा कि तेज बहादुर सप्रू समिति ने जो बातें कही, एक हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का, और एक हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के इन्होंने जो बातें कही, इनके द्वारा कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यू हैव द राइट, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यू हैव द राइट। यानी फंडामेंटल राइट के संबंध में इन्होंने जो बातें कही आपको याद रखनी है, एक हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको हाई कोर्ट की बात करें तो अंडर आर्टिकल 226 के तहत आपको राइट दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका वायलेशन हुई है मौलिक अधिकार का तो। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाने की अधिकार दी गई है, और ये आर्टिकल 32 में आपको अधिकार दिया है।
ठीक है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट्स नेचर में जस्टिसेबल है और इन्फोर्सेबल है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में इनके द्वारा कहा गया कि कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसी बातें क्यों सामने आई? इसलिए ऐसा बातें इन्होंने कहा क्योंकि कोर्ट दरअसल इन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये किसी भी राज्य को इंस्ट्रक्शन पॉलिसी मेकिंग के लिए दी जाती है, इसलिए आप इसके संदर्भ में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में आप जा सकते हैं। यहां पे ये भी बात आगे हम बात करेंगे, मिलेगा आपको। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो ये नेचर में आपको याद रखना है जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल और इन्फोर्सेबल भी है, इन्फोर्सेबल है ना, न्यायोचित है, ये भी बात आपको याद रखना है, और प्रवर्तनीय भी है। ठीक है, सिमिलरली आगे अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार की अगर हम सोर्स की बात करें तो दरअसल आपका अमेरिका से आता है, और अमेरिका में इसी फंडामेंटल राइट्स को हम भारत में मौलिक अधिकार कहते हैं, लेकिन अमेरिका में इसे हम बिल ऑफ राइट कहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1787 से 1791, और इसी अमेरिका में फर्स्ट टाइम वहां कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 17 सितंबर 1787 को। इसी 1787 को वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडॉप्ट करा गया, लेकिन फाइनली वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अमेरिका में, होल अमेरिका में इंप्लीमेंट होता है, उस समय होता है 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789, 4 मार्च 1789 को अमेरिका में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फुली इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। और अगर हम अडॉप्टेड की बात करें तो 17 सितंबर 1787 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये भी फैक्ट आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। भारत में संविधान के भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, और आर्टिकल 12 से 35 हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें से वे कौन से आर्टिकल हैं जिसे रिमूव किया गया है ना? ओरिजिनल अगर हम लिस्ट की बात करें इसमें, तो 7 में से वे कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको रिमूव कर दी गई है, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि फंडामेंटल राइट्स नेचर में क्या है? जस्टिसिएबल है, आपको दिख पा रहा होगा, है ना? फंडामेंटल राइट्स नेचर में क्या है? जस्टिसिएबल है और इन्फोर्सेबल भी है ना? क्या है? न्यायोचित भी है और प्रवर्तनीय भी है। एट प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर एज फॉलोज। वे कौन कौन से हैं, आइए उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। अब यहां पे 2 आर्टिकल, एक 12 और 13, यहां 2 आपके आर्टिकल हैं। हमने डायरेक्ट 14 से 18 यहां पे लिखा है, तो 12 में बताता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, और 13 में अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें, आर्टिकल 12, तो दरअसल आर्टिकल 12 है क्या? तो अभी हमने क्या कहा? डिफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से आर्टिकल 13 की अगर हम बात करें, ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इफ
any law passed by the Parliament of India, but that law violated to the people of India, and those law नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही हो, अगर केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट ने किसी कानून को पास करा हो और हमारा मौलिक अधिकार को थ्रेट पहुंचाता हो, तो दैट लॉ नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी वो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नल और वॉइड कर देगी, यानी उस कानून का वैल्यू 0 हो जाएगा। हमने भी चर्चा करा। अब आते हैं 12 और 13 हो गया, अब आते हैं डायरेक्ट 14 से 18, यानी आर्टिकल 14 टू 18, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। इस राइट टू इक्वालिटी में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, 15 क्लॉज 2 क्या कहता है, 15 क्लॉज 3 क्या कहता है, 15 क्लॉज 4 क्या कहता है, 15 क्लॉज 5 क्या कहता है, 15 क्लॉज 6 क्या कहता है, हम लोग डिटेल में एलोबरेट करेंगे। तो आज का जो मेरा कंटेस्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं पीपीटी के माध्यम से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाह रहे थे कि सर आपकी लेक्चर बहुत दिनों से नहीं आ रही है, तो मैंने एक नए चैनल का शुभारंभ करा है और ये नए चैनल आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, आप देखें, स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू, है ना। इस स्कॉलर्स इनसाइट आईक्यू में आपको हमेशा पीपीटी के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं टाइम टू टाइम लेक्चर देने का, और जो हमारे खास स्टूडेंट हैं जो एलिट आईएएस एकेडमी से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बहुत सारी चीजें, जानकारी आपको मिलेगी। खास करके अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लाइक जेपीएससी एंड बीपीएससी एंड यूपीपीएससी एंड ऑल्सो यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन तमाम बातें यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो इंफॉर्मेशन नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो कंटेस्ट कोई भी अगर हमारा भारत के संदर्भ में आ रही हो, तो वो भी मैं चर्चा इसी चैनल में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 14 टू 18। तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यहां पे दो वर्ड्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दो वर्ड्स है, और ये दोनों वर्ड टू डिफरेंट कंट्री से लिया गया है, एक ब्रिटेन से, एक अमेरिका से। मैं डिटेल में एलोबरेशन में मैं बात करूंगा, है ना। आर्टिकल अगर हम 19 से 20 की बात करें तो यहां पे बताया जाता है क्या, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में चर्चा की गई है। सिमिलरली इसी प्रकार से आर्टिकल 23 से 24 में आप देखें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसी प्रकार से आप चौथे नंबर पे देखें तो 25 से 28 में आर्टिकल में बात किया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। और आर्टिकल 29 से 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की गई है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 32 की बात करें तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन तमाम चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस मैं आज ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। अब बस केवल ओवरव्यू को आप ध्यान में रखें और समझें, यहां से बहुत सारी चीजें आपको फैक्ट्स समझ में आएंगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि हमारी ओरिजिनल जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो जब स्टार्टिंग में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मेंशन की गई थी, बट एट प्रेजेंट 1978 में 44th अमेंडमेंट के माध्यम से एक आर्टिकल को हटा दी गई है, जो है राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। क्यों हटाई गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी आपको जानना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाए, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। आर्टिकल 31 में इसका चर्चा किया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है, इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको डिलीट कर दी गई। जैसा कि आप देख पाए, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 was deleted from the list of fundamental rights। कौन से अमेंडमेंट के माध्यम से? बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, नाउ अब इसे क्या बना दिया गया है डिलीट करके? नाउ इट इज अ लीगल राइट,
ये दरअसल लीगल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स ये है क्या, ये भी बात करेंगे। और जब ये लीगल राइट की बात आता है तो इसमें 300A को ऐड किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 12 में इसे ऐड किया गया। 300 का या ए कहें, है ना, और इसे बना दिया गया लीगल राइट। लीगल राइट इसलिए बनाया गया, आप समझिए, जैसा कि अभी हमने आपको कहा लीगल राइट, तो लीगल राइट में यहां पे आपकी जो एक अधिकार है वो अधिकार को यहां बांध दिया गया, लिमिट कर दिया गया। कैसे? अगर फंडामेंटल राइट्स होता, सपोज कीजिए अगर आप झारखंड से हो तो झारखंड की सरकार को कहीं पे अगर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पड़े और वहां लैंड का डिस्प्यूट आ जाए और सरकार को ब्रिज बनाना मस्ट है, उस सिचुएशन में सरकार के पास में लैंड बहुत कम है और सरकार को चाहिए और लैंड जो वहां के लोगों से इन्हें लेना पड़ेगा। तो सिचुएशन में सरकार क्या करेगी, उन लोगों से लेने का प्रयास करेगी, लेकिन वो लोग रिवॉल्ट करेंगे, उन लोगों की डिमांड काफी रहेगी। तो डिमांड जो सरकार का वो देने के लिए सरकार भी तैयार रहती है। रीजन यहां क्या है, ऐसा इसलिए किया गया कि अगर लीगल राइट कर दिया जा रहा है तो आप अपने संपत्ति के खिलाफ भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसे पहले ही करार दिया है लीगल राइट। इस तरह की जो अभी हमने बातें करी, अगर सिचुएशन उत्पन्न होता है, अगर आपकी जमीन ले ली गई है और आप कोर्ट जाने की अगर प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लीगल राइट है, एक विधि अधिकार इसको बना दिया है। अगर मौलिक अधिकार होता तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द योर आपको कहें राइट है ना। तो इसे हटा दिया गया है, लीगल राइट अभी वर्तमान में है, आर्टिकल 31 को रिमूव करके 44th अमेंडमेंट में 1978 में हटाया गया और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया, विधि का अधिकार, ताकि कोई भी इस तरह का क्लेम ना कर सके, है ना, कानूनी अधिकार के दायरे में आ गया है। आगे की बात करें तो आर्टिकल 20 एंड 21, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, इसे छोड़ करके बाकी सारे आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, है ना। एक्सेप्ट आर्टिकल एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21, remaining fundamental rights can be suspended during national emergency. एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, बाकी जो रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स हैं उसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किया जा सकता है। आखिर आर्टिकल 21 क्यों नहीं किया जा सकता है और 21 और 20 और 21 क्यों नहीं? वजह यह है कि 20 और 21 में 21 आप सब जानते हैं राइट टू लाइफ, यानी आपका जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है, इसलिए इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ना। और 20 में अगर किसी तरह का व्यवधान पैदा हो जाए कहीं, तो चोर बदमाश अगर कहीं उनके ऊपर चोरी या कुछ इल्जाम आ जाए या कुछ घटना घट जाए तो उन्हें तो जेल में डालने के लिए भी तो होनी चाहिए कि उसे भी सस्पेंड कर देंगे, इसीलिए 20 को अपेन रखा है ना। तो इस प्रकार की आर्टिकल 20 और 21 में आपको ध्यान में रखना है बातें। और एक बात यह भी ध्यान में रखना है, एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान ये दो सस्पेंड नहीं होगा, है ना। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्टिकल 20 एंड 21। यानी बाह्य आक्रमण,
है ना। अब बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के दौरान ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग डिटेल में और चर्चा करेंगे आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।